सबसे मुश्किल या आसान क्या है इसमें से? मुश्किल है कि आसान है? आसान है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अगर आसान है तो आज तक इसके एग्जामिनर कमेंट में 20% से ऊपर बच्चे पासिंग मार्क्स क्यों नहीं सिक्योर कर पाए? ओवर द पास्ट 8 अटैम्प्ट्स रेशो एनालिसिस में से जो हाईएस्ट पासिंग रेशो आई है वो 34% की आई है। नॉर्मली 10%, 9%, 17% ये है इसमें से पासिंग रेशो। अगर 15 मार्क्स का सवाल आता है तो 17% बच्चे ऐसे हैं जो 7 नंबर सिक्योर कर पाए हैं इसमें से। बाकी 83% बच्चे वो हैं जिसमें से कोई किसी किस्म का पासिंग मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाए। तो रीज़न क्या है इसकी? अगर ये आसान है तो आसान समझ के छोड़ देते हैं। बिकॉज दिस टॉपिक अगर आप कभी भी जाकर एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे तो एग्जामिनर कमेंट्स में क्लियरली बता रहा है वो ओवर द पास्ट अटैम्प्ट्स कि ये टॉपिक ऐसा है जिसको बच्चे फुली प्रिपेयर नहीं कर रहे। द रीज़न इज़ डैट वो क्रैमिंग की तरफ जा रहे हैं और वो क्या पूछ रहा था पेपर में, इसकी इंटरप्रिटेशन पूछ रहा होता है। इंटरप्रेट हमें नहीं करना आ रहा होता कि कौन सी चीज़ कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, रिलेशंस क्या बन रहे होते हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा होता। यही प्रॉब्लम है। एंड अनफॉर्चुनेटली आपके पास किताब होती है और किताब में आप क्या कर रहे होते हैं, रटे मारे होते हैं इंटरप्रिटेशन के। जीपी का रटा मार लिया, फॉर्मूलाज के रटे मारने होते हैं, मतलब आप क्रैम से कर रहे होते हैं इंटरप्रिटेशन को। बाय द बुक चलते हैं, इंक्रीज डिक्रीज का क्रैम किया होता है। एग्जामिनर थोड़ा सा हट के पूछता है, आप वहाँ पे रह जाते हैं। यही प्रॉब्लम है। इसको देखते हैं, इसको इंटरप्रेट करना कैसे। आपको मैथमेटिक्स आती है? मैथमेटिक्स में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पता है, रेशो निकालने का पता है, कैसे निकालते हैं। आपको अगर ये रिलेशन समझ आते हैं, दुनिया जहाँ पे कोई भी रेशो एनालिसिस हो उसकी इंटरप्रिटेशन हो आप वो कर सकते हैं। इस अटेम्प्ट में एक्सपेक्टेड है कि आपको इसमें से कोई 12 से 17 नंबर का सवाल मिलेगा रेशो एनालिसिस में से। माइट भी वो ईपीएस के साथ मर्ज कर सकता है बिकॉज अर्निंग पर शेयर इटसेल्फ एक रेशो है। जो इन्वेस्टर रेशोस कहलाती हैं वो अर्निंग पर शेयर में एक होती है प्राइस टू अर्निंग रेशो और दूसरी होती है अर्निंग पर शेयर, जिसे हम इन्वेस्टर रेशोस कह रहे होते हैं। और बाकी रेशोस हमारी ये हैं। इस अटेम्प्ट में इसमें से सवाल आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इसमें सबसे मुश्किल एरिया लगता है वो है इंटरप्रिटेशन, कि इसको हमने इंटरप्रेट कैसे करना है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। यही चीज़ लग रही होती है। अब ज़रा मुझे एक चीज़ बताएं, यहाँ पे मैंने एक कंपनी ए का डाटा लिखा 2001, 2022 और 2023 का। मैं यहाँ पे सेल्स लिखता हूँ 1,00,000, 1,40,000, 2,20,000। मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं इसकी प्रोजेक्शन क्या है, क्या जवाब देंगे? क्या ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि बुरा परफॉर्म कर रही है? अच्छा परफॉर्म कर रही है। सिंपल, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे इन 3 वैल्यूज़ पे बताएं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि बुरा परफॉर्म कर रही है? अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं यहाँ पे साथ ही नीचे लेस करवा देता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स थी 60,000, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 90,000, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई 1,45,000। जीपी कितना आएगा? 40,000। यहाँ पे जीपी कितना होगा? 50। यहाँ पे जीपी कितना होगा? 75,000। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये अमाउंट पूछता हूँ जीपी के पर्सपेक्टिव से, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है बुरा परफॉर्म कर रही है? प्रॉफिट की अमाउंट देख के सिर्फ मुझे बताएं आप, पहले साल प्रॉफिट इसका कितना था? 40,000 था। अब कितना प्रॉफिट हो गया? 50,000 हो गया। अब कितना प्रॉफिट हो गया? 75। आप एक ले मैन है, आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, आप क्या कहेंगे? कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इन्वेस्ट कर दिया जाए, यही फैसला होगा। अब कहानी चेंज हो जाएगी। अगर मैं कैलकुलेटर से पकड़िएगा, मैं इसकी रेशो निकालना शुरू हो जाऊँ। 2021 में 40,000 ओवर 100 किया, 2022 में 50,000 ओवर 140 किया, 2023 में 75,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000 किया। ज़रा बताएं कितनी? 35 30 पे की। अब जब आपके सामने जीपी की परसेंटेज आ गई है, चेंज हुआ फैसला?
अब क्या कंपनी ओवर द टाइम अच्छा परफॉर्म कर रही है कि उसकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ रहा है? डिक्लाइन आ रहा है। रेशो एनालिसिस हमें हकीकतन में ये चीज़ समझने में हेल्प करती है। आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कुछ होते हैं। हमारे पास बैलेंस शीट है, हमारे पास उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र क्या एक ही होता है? एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, बैंक, गवर्नमेंट, आपके इन्वेस्टर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, ये डिफरेंट यूज़र्स हैं। कंपनी ने हर एक बंदे को क्या करना है, उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बतानी है। जिंदा इंसान है, इससे मैंने कोई बात पूछनी हो ये मुझे बता सकता है, ठीक है। कंपनी भी पर्सन है बट वो जिंदा इंसान नहीं है, उससे मैंने कोई बात पूछनी हो क्या वो मुझे बता सकती है? नहीं। अब मल्टीपल यूज़र्स हैं, हर यूज़र ने अपनी नीड की डाटा कलेक्ट करना है यहाँ से, तो क्या करेंगे? कंपनी के पास आएंगे? बार बार नहीं आ सकते ना, पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो वहाँ पे वो फिर अपना उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन भी गिवन करती है कि ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ। तुम कंपनी हो, तुम इन्वेस्टर हो, तुम एम्प्लॉय हो, तुम बैंक हो, तुम गवर्नमेंट हो, तुम ये इंटरप्रिटेशन देख लो, तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब यहाँ पे पड़ा हुआ है, आके मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करना। एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर कहता है मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो क्या पूछेगा आके, जी आपकी पता जीपी रेशो क्या जा रही है, पहले वो देखेगा आपकी एनपी रेशो क्या जा रही है, ये देखेगा। थर्ड देखेगा आपका ईपीएस क्या चल रहा है, उसको देख लेगा। फोर्थ का देखेगा आपका पीई रेशो क्या चल रहा है। तो 4 चीज़ें देखनी होती हैं। अब वो 4 चीज़ों के लिए कंपनी के पास नहीं जाएगा, जी मुझे ये भी बताएं, मुझे ये भी बताएं, मुझे ये भी बताएं, वो नहीं जा सकता ना। कंपनी बताएगी बार बार हर एक बंदे को, वो क्या करेगी, वो एक ही दफ़ा अपनी पूरी स्टेटमेंट है उसकी इंटरप्रिटेशन गिवन कर देगी। उसने खोली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टार्टिंग पे उसको मिल जाएगी ये आपकी रेशो है, इस पे ये था, इस पे ये था, इस पे ये था। वो खुद ही रेलेवेंट पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, वो फैसला कर लेगा, उसको किसी बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक ने देखना है कि इस कंपनी को लोन देना चाहिए कि नहीं लोन देना चाहिए, कंपनी के पास ही आएगा, डी डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ, अपने धान लिख लिया, एग्रीमेंट्स कहाँ पे, पैसा कहाँ पे लगाया, कुछ नहीं पूछता। उसने यहाँ पकड़ना है, रेशो पकड़ना है, अभी गियरिंग रेशो, अगर अभी गियरिंग रेशो कम है आपको लोन मिल जाएगा, अगर नहीं है आपको लोन नहीं मिल रहा होगा। तो ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स को एनेबल कर रहे होते हैं कि आपने अगर अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है, हम आपको इंटरप्रेट कर देते हैं, हम आपको ये बता देते हैं फिगर्स कि ये जीपी रेशो ओवर द पीरियड इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, सेल्स कम हो रही हैं ज़्यादा हो रही है, हम आपको वॉल्यूम में भी बता देते हैं, हम आपको परसेंटेज में भी बता देते हैं। आप अपने क्या कर लें, जो है खुद कर लें, आपके फैसले में क्या होगी, आसानी होगी। तो ये हमने क्या करना होता है, काम करके देना होता है। अब पेपर में थ्योरेटिकल 4 नंबर का आपको आ सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट यूजर्स होते हैं, क्या होती है, क्या डाटा चाहते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एम्प्लॉय का कंसर्न कहाँ पे होगा, सैलरीज के ऊपर, एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट क्या होंगे। इन्वेस्टर का कंसर्न कहाँ पे होगा, प्रॉफिट्स के ऊपर होगा। गवर्नमेंट का कंसर्न कहाँ पे होगा, प्रॉफिट्स पे होगा, क्यों, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होते हैं। बैंक्स का कंसर्न कहाँ पे होगा, आपके इंटरेस्ट के ऊपर होगा, आपके लाइबिलिटीज़ के ऊपर होगा। तो ये यूज़र्स हैं, इनकी डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं। आपसे 4 नंबर का पूछ सकता है या आपसे एमसीक्यूज़ में चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। और ये रेड बुक में नहीं लिखा होगा। अब रिलेशन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको सिर्फ एक रिलेशन समझाता हूँ। अगर आपको वो रिलेशन समझ आ जाए, दुनिया जहान की इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं रट्टा मारे बगैर, क्रैक की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरप्रिटेशन आपके लिए सबसे आसान होती है। हम एक बात करते हैं मैथमेटिक्स प्रिंसिपल पे। न्यूमरेटर में लिखता हूँ मैं 5 लाख रुपया, डिनोमिनेटर में लिखता हूँ मैं 25 लाख रुपया। बताएं रेशो कितनी आएगी, 20%, 20% आ रही है। ये हम एक रेशो लिख लेते हैं 0.20। रेशो आ गई हमारे पास। अब हम देखते हैं कि ये न्यूमरेटर है आपका, इसका इंक्रीज पे क्या इम्पैक्ट आएगा रेशो के ऊपर, इसका डिक्रीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर मैं इस 5 लाख को इंक्रीज करके 5,50,000 कर दूं
और डिनोमिनेटर मेरा सेम रहे 2.5 मिलियन। रेशो मेरी क्या है? पॉइंट, पक्की बात है। अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं, 4.5 लाख कर दूं और डिवाइड कर दूं मैं इसको 25 लाख पे, अब रेशो मेरी क्या आएगी? पॉइंट। ऐसे ही है, ठीक है। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, इसके आ जाते हैं। अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं, 25 था, हम इसको कर देते हैं 5 लाख डिवाइडेड बाय 3, कितनी आएगी? 0.16, ठीक है 0.16 कर देते हैं। अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 मिलियन, 0.25। ये आपके सामने 4 बातें लिखी हुई हैं, 4 बातें। देखें, किसी भी रेशो में अगर मैं न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा हूं, न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा हूं, रेशो मेरी बढ़ रही है कम हो रही है, इसका मतलब न्यूमरेटर का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है। अगर मेरा न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, रेशो मेरी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर मेरा न्यूमरेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो रेशो मेरी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एक तो रिलेशन हमारे पास ये आ गया न्यूमरेटर का, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर के रिलेशन से। इंक्रीज होगा, रेशो क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिनोमिनेटर हमारा डिक्रीज होगा, रेशो मेरी क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ आते हैं आपको? सबको समझ आ रहे हैं? ये अगर 2 बातें आपको समझ आ गई है ना, आपके पास रेशो की इंटरप्रिटेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये रखी है मैंने जीपी रेशो। अभी आता हूँ मैं एक्सप्लेन करने पे, मैं सिर्फ न्यूमरेटर के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूंगा आपको। कोई रट्टा नहीं मार रहा, मैंने कोई आपको भी कुछ नहीं बताया। सिंपल मैंने बताया कि यार अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो जाएगा, रेशो मेरी इंक्रीज हो जाएगी, न्यूमरेटर डिक्रीज हो जाएगा, रेशो मेरी डिक्रीज हो जाएगी। मेरे पास ये रेशो लिखी हुई है, ये मेरा न्यूमरेटर है, ये मेरा क्या है? डिनोमिनेटर है। अगर मुझे पता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे मेरा जीपी इंक्रीज हो सकता है, अगर मैं किसी चीज़ को इंटरप्रेट करूँगा, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बिकॉज मुझे पता है कि अगर मेरा न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है तो मेरी जीपी रेशो इंक्रीज हो रही होती है। पेपर में कहता है 2021 में आपका जीपी है था 20%। पेपर में पूछता है 21 में जीपी कितना था? 20% था, 22 में हो गया 22%। इन पूछता रीजंस क्या हो सकती हैं? रीजंस क्या हो सकती हैं? कुछ नहीं आ रहा पेपर में आपको। फॉर्मूला पता है आपको? पेपर में फॉर्मूला पता है। अब आपको पता है कि यार अगर मैं न्यूमरेटर इंक्रीज करूं तो रेशो मेरी इंक्रीज हो सकती है, या अगर मैं डिनोमिनेटर डिक्रीज करूं तो रेशो मेरी डिक्रीज हो सकती है। अगर ये चीज़ याद है, आप पेपर में बैठे लिख दें कि द रीज़न कुड बी कि आपकी जो जीपी मार्जिन है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, वो इंक्रीज हो गया हो, या आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिड्यूस हो गई हो। वो तमाम एलिमेंट जिससे आपका न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, अगर आप उसको लिख के दे दें, आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो 100% क्या हो जाती है? एक्यूरेट हो जाती है। आपका पास पेपर एक सवाल है, उसका नाम है एपीवेक लिमिटेड। सुना हुआ है? पढ़ा हुआ है किसी के पास अभी? मैं आपको जरा इस सवाल के हमने किताब गुम गई।
ये सवाल स्प्रिंग 21 में आया हुआ है, 17 नंबर का सवाल है। ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये सवाल आप सबको क्या लगता है मुश्किल है कि नहीं? प्रैक्टिस किया होगा कभी ये सवाल एपीविक लिमिटेड के? नहीं किया अभी तक। सबसे मुश्किल है ये, इसे कुछ समझ नहीं आती। ऐसे ही है ना, ये सवाल सोलली आपका ये कंसेप्ट उसने पूछा है कि बताएं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे रेशो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। उसने फैक्टर लिख के दिए हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका इम्पैक्ट न्यूमरेटर में जाना है या जाना डिनोमिनेटर में। आपका सवाल इससे हो रहा है। इंटरप्रिटेशन बेस्ट आपकी होती है अगर आपको पता है रिलेशन कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके न्यूमरेटर को इंक्रीज कर रहे हैं, कौन से हैं जो कर रहे हैं डिनोमिनेटर को इंक्रीज। उससे आप उसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये वर्स्ट क्वेश्चन था बाय स्टूडेंट। अगर मैं आपको इसके एग्जामिनर कमेंट्स दिखाऊँ या इसके पासिंग रेशियो दिखाऊँ तो क्वेश्चन नंबर 13 किधर गया है? ये क्वेश्चन था, सिर्फ इसका ये आंसर था जो एग्जामिनर ने दिया होगा। आप जब इससे कमेंट्स पढ़ें, इसका पासिंग रेशियो देखें लेस देन 20% थी 17 नंबर से। और ये सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ आपने ये बताना था कि कौन सी मेरी रेशियो इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है, विदाउट कैलकुलेशन, जो सिर्फ इस कंसेप्ट से होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ न्यूमरेटर टू द रेशो, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ डिनोमिनेटर टू द रेशो। ये दो चीज़ें सिर्फ, इसके ऊपर ये पूरा आपका सवाल जो है था वो स्टैंड कर रहा था। और एग्जामिनर पता है कि यार होना नहीं है हमसे, ये सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट है और इस तरह का सवाल आउट ऑफ द वे पूछा है एग्जामिनर ने, आ सकता है इस अटेम्प्ट में भी। आपने रिलेशन जो याद रखना है वो कौन सा है कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, उसका इम्पैक्ट जो है वो आपने कभी भी नहीं भूलना। अगर आपको रेशो की इंटरप्रिटेशन में मसला हो रहा है और आपको पता है कि यार ये जो चीज़ें हैं ये इफेक्ट करेंगी न्यूमरेटर को, ये करेंगी इफेक्ट डिनोमिनेटर को, आपकी इंटरप्रिटेशन भी सही हो जाएंगी, रेशोज के आप पूरे पूरे मार्क्स ले जाएंगे। फॉर्मूलाज तो आपने क्राइम ही करने हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव हल भी नहीं है आपके पास, इतने ज़हीन थोड़ी हैं हम। बट इंटरप्रिटेशन पे क्रैमिंग नहीं करनी है आपने। यू जस्ट नो दीज टू थिंग्स कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रेशो को इंक्रीज कर रहे हैं। वो है इसका और इसका डायरेक्ट रिलेशन, और इसका और इसका क्या है आपस में इनडायरेक्ट रिलेशन है। ये रिलेशन लिख लो, न्यूमरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशो और डिनोमिनेटर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो बातें अगर आपको याद हो जाती हैं, वो मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछ ले, मुश्किल से मुश्किल इंटरप्रिटेशन पूछ ले, आप इस पर्सपेक्टिव में कुछ भी लिखा है ना, एक दो लाइनें भी लिखा है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक्यूरेट इंटरप्रेट नहीं करना, और इंटरप्रिटेशन दो बंदों के आपस में सही हो भी नहीं सकती। मैं किसी फैक्टर पे कर रहा हूँ एक्सप्लेन, ये किसी पे कर रहा होगा, आप किसी पे कर रहे होंगे। अनलेस जिन्होंने बात ठीक की है तीनों को मार्क्स मिलने हैं। तो ये भी याद रखना कि ये कभी भी नहीं होता कि एग्जामिनर कमेंट्स के जो एग्जामिनर सोल्यूशन है उसके साथ वर्ड टू वर्ड मैच होगा तो मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैंने जीपी को एक्सप्लेन किया कि माइट भी सेल्स रिड्यूस थी इसलिए जो है जीपी रेशो इंक्रीज हो गया, मेरा ये जवाब ठीक है। आपने एक्सप्लेन किया जी उसका जीपी बढ़ गया था उसकी जीपी रेशो इंक्रीज हो गया, आपका जवाब भी ठीक है। दोनों का जवाब क्या है, ठीक है, हम दोनों ने सही बात की है, सही फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं। तो इंटरप्रिटेशन लाजमी नहीं है कि बाय द बुक ही करेंगे आप, जो उसने बता दिया एग्जामिनर कमेंट्स में वही हम करेंगे, ऐसा नहीं है। अनलेस आप सही इंटरप्रेट कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिल रहे होंगे। तो इसके ऊपर आपने इन दो बातों पे खेलना है पूरे चैप्टर के इंटरप्रिटेशन में। न्यूमरेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशो एंड डिनोमिनेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेशो। ये दो बातें, अगर ये दो बातें आपको पक्की हो गई हैं, दुनिया जहान की इंटरप्रिटेशन आप कर सकते हैं, आप अभी टेस्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें कोई किसी को डाउट है तो बताएं। अब मैं आता हूँ फॉर्मूलाज पे, और इन फॉर्मूला से बार बार मैं इसी चीज़ को दोहराऊंगा और आप खुद ही इंटरप्रेट करके मुझे दे रहे हैं चीज़ों को, ठीक है? कोई सवाल है तो बताएं। आपको बैलेंस शीट पढ़ के फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। 2021 है 2022 है, दोनों का उसने दोनों का दिया हुआ आपको पीएल अकाउंट, दोनों की सेल्स गिवन होंगी, पता है सेल्स का वॉल्यूम यहाँ कम था यहाँ ज़्यादा था, तो आपको फैक्टर मिल सकता है।
दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन होंगी, फैक्टर मिल सकता है। तो उन फैक्टर को चल रहा पता है कि यार इस साल इसकी या तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है या कम हो रही है, सेल्स बढ़ रही है या कम हो रही है, प्राइस बढ़ रही है या कम हो रही है। वो आपको सवाल पढ़ेंगे 2-3, आपको समझ आ जाएगी वो बढ़ रही है या कम हो रही है, उसका पे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं इजीली। पहले हम चलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ऊपर। ये मेन कंसर्न होता है इन्वेस्टर्स का, गवर्नमेंट का, क्रेडिटर्स का, इवन हर बंदा किसको जानना चाहता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को जानना चाहता है। इसको ज़रा हमने क्या करना है अब देखना है। रेशो पहली है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर हमेशा किस में आएगा, परसेंटेजेस में आएगा। इंटरप्रिटेशन इसकी क्या होती है, जितनी रेशो ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, बेहतर होगा। हायर द रेशो इज़ द बेस्ट। और कंपैरिजन पेपर में जो हमें दे सकता है वो दो इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन दे सकता है कि इंडस्ट्री ए इंडस्ट्री बी, इसका कंपैरिजन दे सकता है, और आपको आपकी कंपनी का पास्ट ईयर का कंपैरिजन जो है वो भी दे सकता है। मीन्स वो कह देगा जी एक कंपनी ए है एक कंपनी ए है, उसकी जीपी रेशो है 28%, कंपनी बी है उसकी जीपी रेशो है 32%। ये दो रेशो गिवन कर देगा, पूछेगा बताएं जी कंपनी ज़्यादा बेहतर है, साथ आपको वो बताएगा फैक्टर्स कि इसकी सेल्स इतनी है, इसकी सेल्स कम थी, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका वॉल्यूम कम था, वो बताएगा फैक्टर्स। आपने इंटरप्रेट करना होगा अब बज़ाहिर कौन सी कंपनी बेहतर होगी, कंपनी बी जो है वो बेहतर होगी, जो फैक्टर्स उसने बताए होंगे वो हम क्या कर देंगे, बता रहे होंगे। या वो ये कह सकता है कि फॉर एग्जांपल 2021 में कंपनी की रेशो जो है थी, जीपी रेशो वो 40% थी, 2022 में जो उसकी रेशो है वो 45% हो गई है, इंक्रीज आया है। कहेगा जी आइडेंटिफाई एनी 3 रीजंस टू फॉर दिस इंक्रीज, बताएं जी कौन सी 3 रीजन होंगी जिससे कंपनी का जीपी रेशो जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। अब इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या इसको आइडेंटिफाई करने का, ज़रा मेरे साथ जीपी लिखवाएंगे क्या होते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सेल्स लिखते हैं और उसमें से लेस हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न। इससे कहते हैं सरप्राइज करना। मेरी मर्जी, मेरे पास रेड बुक नहीं है। और नहीं यार मैं कब पकड़ तो कहते मैं वुमेन कह रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगी, नेट सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या लेस करवाना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें आएंगे आपके पास ओपनिंग स्टॉक, और क्या आएगा, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस किया जीपी आ गया, ऐसे ही है। और जीपी रेशो क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको डिवाइड किया आपने इन नेट सेल्स के ऊपर तो जीपी रेशो आ जाती है। अब आपने इंटरप्रेट करना है कि कंपनी ए की रेशो 40% थी, वो 45 पे चली गई है, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर दिस इंक्रीज। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा ना। अब आप यहाँ पे आ जाएं कि यार जब हम जीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जीपी इंक्रीज हो सकता है या सेल्स जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं, ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं। अब आप यहाँ पे खेल सकते हैं। फर्स्ट रीज़न हो सकती है कि माइट बी इसका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2022 में ज़्यादा था। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाती हैं, मैं रिलेशन प्रॉपर लिख देता हूँ क्योंकि ये एक ही रिलेशन है, इनकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी पे चलना है। हद है यार, क्यूएम कैसे पास किया था, मैथमेटिक्स तो है ना। जरा आते हैं, एक हाइपोथेटिकल हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल्स लिखते हैं, 3 मिलियन की सेल्स आ गई हमारे पास, ठीक है। इसमें से लेस करवानी हमने क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक लेते हैं हम 4 लाख का, हम परचेजेस लेते हैं 12 लाख की, हम क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं 3 लाख का। हाँ जी, कितना आएगा, $1.3 मिलियन।
कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, जीपी कितना आ गया 17 लाख। रेशो कितनी बनती है 17 लाख डिवाइडेड बाय 3 मिलियन 40 ये है आपका जीपी रेशो। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा बिकॉज आगे हर जगह यही इस्तेमाल होनी चीज़ें। मैं अगर ओपनिंग स्टॉक को 4 लाख से बढ़ा के कर दूं 6 लाख, मेरा क्या है कॉस्ट ऑफ सेल्स? यार कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ में है, ये लो, पता नहीं किस कौम से इससे अच्छा है कि हम पढ़ा लें दुश्मन के बच्चों को। बताएं कितनी बनती है कॉस्ट ऑफ सेल्स? 1500। जीपी क्या आया 15। रेशो कितनी हो गई है? क्या समझ रिलेशन की? ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो गई है? बढ़ गई है। उससे क्या हुआ? जीपी कम हुआ। यही है, मैं लिख लेता हूँ फिर तुमने भूल जाना है। ओपनिंग स्टॉक अगर इंक्रीज हुआ तो हमारी सेल्स ये भी इंक्रीज हुई है, लेकिन हमारी जीपी रेशो क्या है? वो डिक्रीज हुई है। रिलेशन शुक्र है। अगर मैं इसका वाइस वर्सा कर दूं, ओपनिंग स्टॉक कम हो जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, जीपी रेशो जो है वो बढ़ जाएगी। ये दो बातें हो गई। अब आते हैं हम इसके ऊपर। अगर मैं इसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दूं, अब क्या होगा? मैं लिख देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 4 लाख, परचेजेस हमने की थी 12 की, लेस किया हमने ये 11, जीपी कितना आएगा 19 मिलियन। 1.9 मिलियन 19 नहीं होता। रेशो कितनी बनेगी 60। अब क्या बन रहा है रिलेशन? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो रही है। स्टॉक कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, जीपी जो है कम हो जाएगा। अब समझ आता है? अब समझ आ गया? अब वो कहता है जी बताएं 40% से 45% पे जीपी क्यों गई है? अब लिख लोगे आप। पहली रीज़न हो सकती है कि माइट भी 2022 में सेल्स कम हुई है। अगर सेल्स का वॉल्यूम कम था तो डिनोमिनेटर कम हुआ, डिनोमिनेटर कम होगा, आपकी रेशो जो है वो इंक्रीज हो सकती है। दूसरे फैक्टर आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि माइट भी क्लोजिंग स्टॉक आपका कम आया था, आपका जीपी जो है था वो क्या हो गया था, तो जब अपनी इन्वेंट्री कम बेची है, स्टॉक आपका बढ़ गया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम है, जीपी आपका इंक्रीज हो सकता है। आप इस पर्सपेक्टिव से बात कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि माइट भी 2022 में आपने बल्क परचेजिंग की हो, आपकी परचेजिंग कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। अगर परचेजिंग कॉस्ट आपकी कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम आएगी, जिसकी वजह से जीपी आपका क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। तो ये फैक्टर्स हैं, आपने देखना है कि वो न्यूमरेटर पे इम्पैक्ट कर रहे हैं या किस पे कर रहे हैं? डिनोमिनेटर पे कर रहे हैं। अब क्लियर है? तो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं इसको, फिर मैं आगे चलता हूँ। पूछें? नहीं पूछें। मेरा क्वेश्चन जो है वो बात के वो मैंने जवाब आपने कहा ऊपर आना है, मैंने वो भी नहीं कर देर कप पे वो बेचारे का कोई फायदा नहीं होता, ठंडा हो गया। ये क्लियर है? अच्छा नेट से लिखी हुई थी वो अच्छी भी लिखा हुआ। अब चलते हैं हम अगली रेशो पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर इसका भी परसेंटेज में आएगा।
इंटरप्रिटेशन, जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। पेपर में दो तरह के सवाल होंगे, इंडस्ट्री कंपैरिजन या उसी कंपनी का अपने पास्ट ईयर से कंपैरिजन होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, आपने जीपी निकाल लिया, जीपी में से आपने एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस लेस करने हैं, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कॉस्ट एंड टैक्सेशन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ये वो प्रॉफिट है जो कंपनीज के तमाम ऑपरेशन रन करने के बाद हमें मिल रहा है, जिसमें सैलरीज, वेजेस, एडमिन स्टाफ, सेल्स का स्टाफ, सारा कुछ रन करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होना अच्छा है, ज़्यादा होना अच्छा है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। प्रॉफिट कम होना कंपनी के लिए अच्छा होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा होना अच्छा होता है? तभी आपने क्या किया, टैक्स वाले भी पकड़ेंगे ना। लॉजिकल तो है। हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है तो कंपनी के लिए क्या है, बेहतर है। अब पेपर में दो डाटा गिवन किए हुए हैं और वो पूछता है कि जी बताएं ऑपरेटिंग क्यों हो रही है। ये रीज़न्स आपसे पूछ सकते हैं। कम होने के रीजंस क्या हो सकती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, कि माइट भी आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हों। अब एक्सपेंसेस ज़्यादा कौन से हो सकते हैं, सैलरी ज़्यादा पे कर सकते हैं आप, आपके जो एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, आपके जो बिल्स वगैरह हैं, जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग बिजनेस। ये वो चीज़ें हैं जिससे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा तो फिर क्या होगा, आपका जवाब कम आएगा। वो ये भी पूछ सकता है कि बताएं मुझे कि अगर कंपनी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है आपसे बात। वो कंपनी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। कंपनी पहले 1 लाख यूनिट्स बेच रही थी, अब कंपनी ने इस साल कहा है कि मैं 2.5 लाख यूनिट्स बेचूंगी। अब 2.5 लाख पे जाएगी, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे कम होंगे, बढ़ेंगे। एक्सपेंसेस बढ़ने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा। तो कंपनी की क्वांटिटी बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ने से या क्वांटिटी बढ़ने से एक्सपेंसेस बढ़ रहे होते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो रहा होता है। तो ये भी रिलेशन पेपर में पूछ सकता है, काइंड ऑफ एमसीक्यूज़ में आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना कि वॉल्यूम इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होते हैं। एग्जांपल दूं, अभी ये क्लास की कैपेसिटी है 80 की, 200 बच्चा आ जाए, क्या करेंगे, फिर दीवार तोड़ेंगे, इसको बड़ा कर देंगे। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उनके खर्चे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अभी 2 एसी हैं, फिर 8 लगे होंगे, पड़े हुए हैं एसी 8 लगे होंगे, तो वॉल्यूम इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज, आप खाली लॉस। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, प्रॉफिट जो है उनका कम हो रहा होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। ये रिलेशन एमसीक्यूज में पूछ सकता है, एक आधे नंबर के एमसीक्यूज हो सकता है, या वो आपको 4 नंबर का सवाल गिवन कर दे सेम बेसिस पे एपिक लिमिटेड वाला, कह देगा एक कंपनी है, आप उसके सीएफओ में, अस्तगफिरुल्लाह, आप उसके सीएफओ हैं कंपनी के, और वो कह रहा है कि आपके पास 4 मैटर्स आ गए हैं। कह सकता है कंपनी प्लान कर रही है अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख पे जाने की, या अपनी कैपेसिटी 70% से इंक्रीज़ करके 80% पे जाने की। बताएं अगर वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करती है तो किस किस रेशो पे कौन कौन सा इम्पैक्ट आएगा। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम के इंक्रीज से क्या कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा, उसके इम्पैक्ट से आपने ये चीज़ पूछनी होती है। लाजमी तो नहीं है, अब नेट सेल्स लाजमी है बढ़ रही हैं, आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो नेट सेल्स बढ़ गई हैं, एक्सपेंसेस कितने बढ़ेंगे ये बताएं। नेट सेल्स बढ़ी हैं, डिनोमिनेटर बढ़ गया, रेशो कम है ज़्यादा हुई है, बताएं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ने से आप थकते हैं हमेशा, आपके गिरना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, ये आई कैप आपको इस पर बहुत अच्छा खेल सकता है। आपके पास इसका सवाल कम है, मेरे पास टाइम कम है, वरना मैं आपको इसका सवाल करूँ दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज़ के, जो मज़ा आता है करने का, लाइक ICAW के सवाल से, वो वाकई मज़ा आता है। क्या रेशोज़ हैं क्या, मैं दुआ करूँ कि आप पास होगा तो निकलें यहाँ से, तो तू आ जाए, तेरे पास इफेक्टिव रिसोर्सेज नहीं है ना। ठीक है, तो ये चीज़ आप वो पूछ सकते हैं पेपर में। उसके बाद
हम चलते हैं एक्सपेंस रेशो के ऊपर, जो आपने भी बात की थी। एक्सपेंसेस कम होना कंपनी के लिए बेहतर होता है कि ज़्यादा होना? कम होना। अब वॉल्यूम बढ़ने से एक्सपेंसेस बढ़ रहे होते हैं, वॉल्यूम कम होने से एक्सपेंसेस कम भी हो रहे होते हैं। तो इसमें लोअर इज़ बेटर होती है। इसका भी करेंगे हम किससे कंपैरिजन, इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन कर रहे होंगे या अपने पास्ट ईयर्स के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। लोअर द एक्सपेंसेस द बेटर इज़ दैट थिंग। जितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होगी उतना जीपी ज़्यादा होता है, जितने सेलिंग एक्सपेंसेस कम होंगे उतना कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होंगे उतने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ज़्यादा होंगे। तो जितने कम एक्सपेंसेस उतना ज़्यादा क्या होता है, आपका प्रॉफिट आ रहा होता है। उसके बाद आपके पास आती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली, उसमें से आपने तमाम एक्सपेंसेस लेस किए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, आपके पास क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर आप नेट सेल्स पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनपी रेशियो आ जाएगी। इसका आंसर भी 100% में आएगा, मतलब परसेंटेज में लिखेंगे। इंटरप्रिटेशन हायर इज़ बेटर। और कंपैरिजन में हम इंडस्ट्री का ले रहे होते हैं और पास्ट ईयर्स का कंपैरिजन जो है वो ले रहे होते हैं। इसी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दूँ ना, ठीक है, वो बात चली जाती है, वो प्राइस टू अर्निंग रेशो पे हम बात लेके चले जाते हैं। तो सेम फॉर्मूले हम वहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ईपीएस की भी इंटरप्रिटेशन पूछ सकते हैं वो आपसे कभी, कि अगर ईपीएस कंपनी का इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स, कौन कौन से इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो एनपी रेशो ज़्यादा अच्छी होती है, कम अच्छी होती है? ज़्यादा। अच्छा, एनपी रेशो इसकी बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रॉफिट को कम कर देते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ा रहे होंगे? पूरी दुनिया छोड़ दी है, जो सबसे एंड पे लाइन आइटम आती है वो है टैक्स। आप प्रैक्टिकली टैक्स पे करने जाते हैं, गवर्नमेंट आपको एग्जाम्पशंस दे जाती है, आपको रिबेट्स मिल जाते हैं, आप वॉल्यूम नहीं पे कर रहे होते, उसके ऊपर जाके टैक्स ज़रा कर दिया है। उससे पहले सूद पे करके आए हो, बिजली के बिल पे किए हैं, सैलरीज पे किया एम्प्लॉय की, हाथी पाले हैं सफ़ेद, उनके खर्चे नहीं आ रहे नज़र। कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट को कम कर सकती हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कौन सी ज़्यादा कर सकती हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिप्रिसिएशन आप यहाँ पे चार्ज कर रहे होंगे, उसके अलावा आप रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं। ये तमाम कॉस्ट अगर ये बढ़ती जाएंगी प्रॉफिट्स कम होते रहेंगे, ये कम होती जाएंगी प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे होंगे। इन फैक्टर्स की एक या दो ही वो क्या कर रहे होंगे, आपसे एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो रिक्वायर कर रहे होते हैं। ये आप इनको देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम एवरेज टोटल एसेट से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारे पास क्या आ जाएगी, ये रेशो आ जाएगी। इसका जो वही परसेंटेज में आएगा। इंटरप्रिटेशन हायर इज़ बेटर, कंपैरिजन इसका से क्या कर रहे होंगे हम, इंडस्ट्री से कंपैरिजन कर रहे होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि आपने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कल कैश फ्लो की, जब हम पैसा लेके आते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी वो उससे एसेट बाय कर रही होती है। अब कंपनी ने अपने बिजनेस में ला के 100 रुपये का एसेट लगा दिया, 100 रुपये का एसेट ला के आपके बिजनेस में इंस्टॉल किया। और यहाँ पे हम बात करें टोटल एसेट्स की, नॉन करंट भी और करंट की भी। अगर वो पूछे ना नॉन करंट एसेट्स रेशो क्या है, तो फिर हम क्या ले जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स ले जाएंगे। अदरवाइज कौन सी है, टोटल करंट एसेट्स हैं। 100 रुपये का अगर बिजनेस में ला के एसेट लगाते हैं, मशीनरी लगाई है, प्लांट लगाई है, कंपनी उस 100 रुपये के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है, कितना अर्न करके दे रही है, कितना हमें रिटर्न कर रही है उन एसेट्स के ऊपर, वो हमारी क्या होती है, रिटर्न ऑन एसेट्स होती है। तो 100 रुपये लगा के अगर आप 30 रुपये कमा रहे हो और 100 रुपये लगा के अगर आप 40 रुपये कमा रहे हो, कौन सा बेहतर होगा, 40 कमाना कि 30 कमाना? 40 कमाना। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छा है, आप अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, आपका जो वर्किंग कैपिटल है उस पर मसले नहीं होंगे, आप एक अच्छी वेल मैनेज कंपनी पे चल रहे हैं। अगर आपके रिटर्न ऑन एसेट्स डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, इसका मतलब आप अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे, आपकी टेक्नोलॉजी ख़राब है, आपके एसेट्स जो हैं आउटडेटेड है। ये तमाम फैक्टर्स हो सकते हैं इसको रेशो के कम होने के या ज़्यादा होने के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ कैश फ्लो में, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। कैश फ्लो में हम देख रहे थे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जब मैंने आपको चार्ट दिखाया था, उसमें हमने कैपिटल को देखा था। अब उस कैपिटल में क्या आ रहा था, शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म लोन्स दोनों आ रहे थे, जो हमारी क्या होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती हैं।
शार्क टैंक देखे, उसमें देखे जब भी वो पिच होती है वो कैपिटल मांगने आते हैं, 2 तरह का कैपिटल देते हैं, इतने % इक्विटी, इतने % हम डेट दे रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट जो होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली है कि आपका कितना शेयर कैपिटल था, कितने रिजर्व्स थे, कितने लॉन्ग टर्म लोन थे, जो टोटली आपका इक्विटी का पोर्शन आता है ना, जिसमें शेयर कैपिटल, जिसमें तमाम रिजर्व्स और लॉन्ग टर्म लोन्स, इनको पकड़ेंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा। वो हमसे ये नहीं पूछ रहा कि इक्विटी वाला कितना था, ओनर से कितना आया है, डेट से कितना, ये नहीं पूछा, उसने पूछा कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितना किया है। कुछ लोन लेके किया होगा मैंने कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉयड, कुछ मैंने क्या किया होगा, शेयर इश्यूज करके बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड किया होगा। तो उनकी हम लेंगे एवरेज ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस बाय क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, उसकी एवरेज ले लेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आ जाएगी। फिर कह रहा हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड लॉन्ग टर्म लोन, ये तीनों हमारे क्या हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड हैं। हम बिजनेस में कैपिटल तो 2 तरह से, इक्विटी या डेट बेसिस से कर्जा लेके, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड इक्विटी, ये है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कि बिजनेस में लाख रुपया झोंक दिए, अब बिजनेस उस लाख पे कितना कमा के दे रहा है, जितनी हायर होगी उतना ही क्या होगा, ये बेहतर होगा। इज दैट क्लियर? बिफोर लेना है आपने, बिफोर, बिकॉज आपका यहाँ पे रिटर्न देखने कितना आ रहा है, आप ये नहीं देख रहे कि आपने कितना ओनर्स को देना है। जो आफ्टर टैक्स होता है ना वो है शेयर होल्डर का, यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये कंपनीज की बातें हो रही हैं, टैक्सेशन एंड इंटरेस्ट इसमें नहीं आएगा। अभी आगे चलते हैं ज़रा। ये है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, ये 2 रेशोज हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है, वो पेपर में पूछ सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है, अब इक्विटी की बात करें तो सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, क्या, कैपिटल, सिर्फ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व आएंगे। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों बातें आ जाएंगी, लॉन्ग टर्म लोन्स भी आ जाएंगे और इक्विटी फाइनेंसिंग भी आ जाएगी। इक्विटी रेशो में सिर्फ क्या आएगा, आपका एवरेज इक्विटी, जिसमें क्या होगा आपके पास ओपनिंग शेयर कैपिटल, क्लोजिंग शेयर कैपिटल और रिजर्व जो हैं वो हम क्या कर रहे होंगे, वो लेके चल रहे होंगे। जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो हम लेस करवा देते हैं। आपको पता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो लेस हो जाएगा, इसमें से हम सिर्फ वो लेते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का कितना राइट है, कितनी अर्निंग्स जो हैं वो हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, सिर्फ हम वो पकड़ते हैं और हम ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पे कर रहे होते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं ले रहे होते। अभी तक आई कैप ने पास्ट पेपर में यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं किया, आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं गिवन किए हुए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं गिवन किया हुआ, ये इररिडीमेबल है। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं तो उनका जो आप डिविडेंड पे कर रहे होते हैं वो आपकी फाइनेंस कॉस्ट के तौर पर चार्ज हो गया होता है, वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, वो डिविडेंड रेट नहीं होता, ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के तौर पर चल रहे होते हैं। इसको लेके आई कैप ने अभी तक ये सवाल नहीं पूछा, वो जब भी पूछता है रिटर्न ऑन इक्विटी वो सिंपल गिवन करता है आपको शेयर कैपिटल, आप वो पकड़ते हैं, आप उसको डिवाइड करते हैं, इक्विटी के ऊपर आपके पास आ जाता है। अगर इस अटैम्प्ट में वो आपको शेयर कैपिटल गिवन करता है, आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल गिवन कर दे, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन कर दे, आपको रिजर्व्स भी गिवन कर दे, तो आपने वहाँ पर ध्यान रखना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी में कौन सा आएगा शेयर कैपिटल, आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ रहा होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप नहीं लेके आ रहे होंगे। उसके बाद ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की अलग से रेशो भी पूछ सकता है, वो सिंपल होगी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पे आप डिवाइड करेंगे, जितना हायर इसका आंसर होगा उतना कंपनी के लिए क्या होगा, बेहतर होगा। अच्छा याद रखिएगा कि अगर उसने आपको प्रेफरेंस शेयर्स गिवन किए हैं और साइलेंट है, कुछ नहीं बताया, तो आप उसको इररिडीमेबल ट्रीट करेंगे, आप उनको रिडीमेबल ट्रीट नहीं कर सकते। रिडीमेबल के बारे में वो हमेशा बताते हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर जस्ट गिवन है, रेट गिवन है कि 12% 15% है, तो वो आप क्या ट्रीट करेंगे, उसको इररिडीमेबल ट्रीट करेंगे, रिडीमेबल आप उनको ट्रेड कभी भी नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद टोटल एसेट टर्नओवर या सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, इसमें है कि जितना आपने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है आप उससे कितनी सेल्स कर रहे हैं, कितनी सेल्स कर रहे हैं, वो एसेट ला के, पैसे ला के बिजनेस में इन्वेस्ट करके कितनी सेल्स कर रहा हूँ, जितनी सेल्स मेरी बढ़ती जाएंगी उतनी रेशो क्या होती जाएगी, मेरी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या होता है या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, इसकी इंटरप्रिटेशन सिंपल है कि हम अपने एसेट्स को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं एफिशिएंटली सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए।
सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए एसेट्स कितना बेहतर यूज़ हो रहे हैं। तो जितना मैक्सिमम इसका आंसर होगा उतना ही क्या होगा, कंपनी के लिए बेहतर होगा। जितना लोअर आंसर होगा उतना कंपनी के लिए क्या होगा, ये बेहतर नहीं होगा। ये कुछ ऐसी रेशो जो आई कैप में टेस्ट नहीं हुई, जिसमें से एसेट टर्नओवर रेशो जो है ये भी है। ये सारी बात थी। ये जो चंद बातें हैं ये आपने याद रखनी है। जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ आती हैं, सबसे ज़्यादा रेशोज़ कौन सी हमारे सिलेबस में है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ ही आ रही होती हैं। जीपी रेशो क्या होती है आपके सामने है, हायर इज़ बेटर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हायर इज़ बेटर होती है। एक्सपेंस रेशो लोअर इज़ बेटर। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी हायर इज़ बेटर है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी, और ये तमाम रेशोज़ हैं गालिबन 1 2 3 4 9 रेशोज़ हैं जो हमारी क्या हैं, जो हमारी यहाँ से रिलेट कर रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से रिलेट कर रही होती हैं। इसमें से जो आई कैप कॉमन पूछता है ना, कॉमन रेशोज़ जीपी रेशो है, एनपी रेशो है, ये दो तो पूछ रहा है। अब इनकी इंटरप्रिटेशन तो मेरे ख्याल से अब सवाल रहता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा जो इन रिटर्न्स में से वो एक आधी रेशो पूछ रहा होता है, जिसमें से सबसे बेहतर जो उसकी रेशो फेवरेट होती है, डैट इज़ रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो फेवरेट रेशो है। बट अगर इन केस आपको पेपर में आता है, जैसे पास पेपर में 2-3 सवाल हैं, उससे सिंपल क्या जी मुझे बताएं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज कैलकुलेट करके दे दे। 10 नंबर का सवाल आ गया या 15 मार्क्स का सवाल आ गया, जस्ट कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो फिर आप उसको सारी रेशोज कैलकुलेट करके दे के आएंगे, जीपी, एनपी, एक्सपेंस रेशो, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल, एसेट टर्नओवर, ये 7-8 रेशो आप उसको कैलकुलेट करके दे के आएंगे। जीपी रेशो डजंट, ये प्रॉफिटेबिलिटी डजंट मीन कि आप उसको बस जीपी एनपी बता के आ जाएंगे। ये सारी रेशोज जो हैं वो क्या होंगी आप उसको बता रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? उसके बाद है टर्नओवर या एफिशिएंसी रेशो, कि आपकी बिज़नेस की एफिशिएंसी कैसी है या कितना टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं आप इसको लेके चलने में। अब इसमें हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल क्या होता है तो बताएगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपका क्या है, वर्किंग कैपिटल। सादा अल्फाज में कितना पैसा आज आपकी जेब में पड़ा हुआ है कारोबार चलाने के लिए। कारोबार चलाने के लिए आपको कोई एसेट्स नहीं चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चल गई है। मैं इस कॉलेज की एग्जांपल लेता हूँ, कॉलेज लिया मैंने, ले लिया बिल्डिंग, लगा दिया पैसा, अब कैसे रन करने, कैपिटल इम्प्लॉय करते हैं ला के वर्किंग कैपिटल के, यार ये पकड़ लो पैसे, ये खर्चा है महीने का, इसमें तुमने मैनेज करना है। ये पकड़ लो पैसे, ये खर्चा है महीने का, इसमें तुमने क्या करना है, मैनेज करना है। ये तुम्हारे महीने के बिल हैं, ये निकाल देना यहाँ से, इतना तुम्हें मैं कैश दे रहा हूँ, इतना तुम्हारे बैंक में पैसा रखवा रहा हूँ, इतनी तुम्हें फ़ीस आनी है, ये तुम्हारे आ जाएंगे एसेट्स हो जाएंगे, ये तुम्हारी लाइबिलिटीज़ हैं, इनको लेस कराओ। इससे तुमने अपना ये पूरा कॉलेज क्या करना है, चलाना है। तो फिक्स एसेट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, वर्किंग कैपिटल होता है। कारोबार खड़ा करना आसान होता है, उसको रन करना जो है ना, वो ज़रा पूछना आती है आपके हिसाब से क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल रेशियोज़ पे हम देखते हैं एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी रेशियोज़ में हम 3 चीज़ें लेके चलेंगे, इन्वेंट्री को, सेल्स को और पेमेंट को। सबसे पहले आप क्या करते हैं जब बिज़नेस करना होता है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने सेल्स कितनी कन्वर्ट कर रहे हैं, इन्वेंट्री को सेल्स में कितना कन्वर्ट कर रहे हैं। आपके लिए लॉन्ग इन्वेंट्री होल्ड करना अच्छा होता है कि इन्वेंट्री को एज अर्ली एज पॉसिबल सेल्स में कन्वर्ट करना अच्छा होता है। इसको भी फॉर्मूला बाद में डिस्कस करता हूँ। आपने एक कारोबार शुरू किया, आप इन्वेंट्री बना के रख रहे हैं, आपकी ख्वाहिश क्या होगी कि आपके पास स्टॉक पड़ा रहे कि स्टॉक बनाए यूँ बिकता जाए। जितना स्टॉक जल्दी बेचेंगे, जितना स्टॉक जल्दी बेचेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा। तो इन्वेंट्री को जल्दी सेल्स में कन्वर्ट करना कंपनी के लिए क्या होता है, बड़ा कन्वीनियंट होता है। जो जितना स्लो स्टॉक बेचेगी उसके लिए उतना ही क्या होगा, नुकसानदेह होगा। अब कौन कौन से नुकसानात हैं जो कंपनी बेयर कर सकती है स्लो इन्वेंट्री टर्नओवर पे, बताएं ज़रा। अगर उसका स्टॉक नहीं बिक रहा तो कौन कौन से नुकसान बेयर कंपनी कर सकती है। मार्केट ट्रेंड ऑफसेट हो सकते हैं, कॉस्ट ख़राब हो सकती है, स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, अगर फैशन आउट हो गया स्टॉक बिकना नहीं है आपका,
अगर आपको स्टॉक बेचने में दिक्कत आ रही है, माइट भी आपकी जो कंपनी की रेपुटेशन है वो बड़ी गिर जाए, ये तो चीज़ें नहीं बेच पा रही, आपकी चीज़ें जो हैं उनकी वर्थ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ कंसिक्वेंसेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर गंदा जा रहा है। अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत अच्छा जा रहा है, बनाया बिक गया, तब भी नुकसान है। क्या नुकसान है बताएं? अभी आपने कहा बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जल्दी स्टॉक बेचने में नुकसान भी होते हैं। कौन से नुकसान होते हैं बताएं? शॉर्टेज। आप अपने पोटेंशियल कस्टमर नहीं पकड़ पाएंगे, आप स्टॉक आउट हो जाएंगे। आपका ऑर्डर आया, बिक गया, वो खाली बैठे हुए हैं, लोग ऑर्डर देते जा रहे हैं, आपके पास वो नहीं आ रहा, स्टॉक ही नहीं पड़ा होगा, आपकी मार्केट रेप्यूट क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी कि ये पैसे ले लेते हैं, सामान देते नहीं हैं। आप पोटेंशियल कस्टमर क्या कर देंगे? लॉस कर देंगे। तो ये ज़्यादा अच्छा होना भी बेहतर नहीं है और ज़्यादा बुरा होना भी ये बेहतर नहीं है। तो जब आप कंपनी रन कर रहे होते हैं तो आप ये जो है ना आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है मेनली, स्टॉक वगैरह कैसे मेंटेन करना है, कैसे लेके चलना है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला यही बना हुआ है कि स्टॉकिंग कैसे रखनी है, टर्नओवर कैसे मेंटेन करना है। ना हमने स्टॉक आउट होना है, ना हमने इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होनी है। हमने मिड में रहना है और हमने पोटेंशियल कस्टमर भी एक्वायर करने हैं जो यहाँ के एक्सपर्ट है ना, वो आपके CFO से डबल पैसा कमा रहे होते हैं। क्योंकि सबसे इस वक्त इंडस्ट्री की हॉट स्किल यही बनी हुई है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसको मेंटेन करना। अब जो जितनी हम बातें करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आती हैं कि कहाँ से स्टॉक लेके आना है, उधार पे लेना है, कैश पे लेना है, उसको उठा के लेके आना है बिज़नेस में, उसको कितनी जल्दी कन्वर्ट करना है, सेल्स कर दी है तो सेल्स से पैसा कैसे रिकवर करवाना है। ये 3 बातें हैं सिर्फ, ख़रीदना, लाना और बेचना। ये पूरा आपकी क्या डिटर्मिन कर रहे हैं कि आप कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आती है आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आती है। इसमें हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कि जितनी हमने सामान बेचा उसको डिवाइड कर देते हैं हम एवरेज इन्वेंट्री के साथ। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। आंसर इसका टाइम्स में आएगा। जितने गुना ज़्यादा होगी उतना हमारे लिए क्या होगा? बेहतर होगा। हायर इज़ बेटर कंपैरिजन इसका पास्ट ईयर से भी हम कर रहे होते हैं। उसके बाद है इन्वेंट्री टर्नओवर डेज के एवरेज होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड क्या होगा? आप इस रेशो को रिवर्स कर दें, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। इसका जवाब डेज में आएगा। इसका आंसर लोअर इज़ बेटर है। अब दोनों का मतलब क्या है? नाम ही बता रहा होता है कि ये जो टर्नओवर की बात कर रहे हैं ना आप, टर्नओवर का मतलब है कि कितने टाइम्स आप इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। कितने टाइम्स आपके पास स्टॉक आता है, आप उसको यूँ सेल कर देते हैं। 100 रुपये का स्टॉक लाए, 50 का आपने फ़ौरन क्या कर दिया? सेल कर दिया। इतने गुना आप सेल्स कर रहे हैं। ये जितनी ज़्यादा आपका टर्नओवर होगा उतना क्या होगा? कंपनी के लिए बेहतर होगा। और ये क्या है? ये है आपका टर्नओवर डेज, कि कितने दिन आप अपनी इन्वेंट्री को अपने पास रख रहे हैं। इन्वेंट्री को अपने पास रखना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ये बेहतर है कि अब इन्वेंट्री को अपने पास रखना फॉर अ शॉर्टर पीरियड ये बेहतर है। आपका होगा इन्वेंट्री पास आई है, 20-30 दिन हमारे पास रहे, निकल जाए, तो ये क्या होगा? द लोअर इज़ बेटर हो रहा होगा। आप इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप 1 ओवर इन्वेंट्री टर्नओवर करें, मल्टीपल 365 करें, तब भी आपका जवाब आ जाता है क्या बन रही होती है। उसके बाद सेकंड आती है आपके पास डेटर टर्नओवर रेशो, कि आप डेटर टर्नओवर रेशो क्या है उसको देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड डेटर। आंसर इसका भी टाइम्स में आएगा। इंटरप्रिटेशन इसकी हायर इज़ बेटर, कि आप कितनी जल्दी सेल्स जो है वो कर रहे हैं, उस पे पर हम जा रहे होते हैं कि हाउ मैनी कंपनी जो है डेटर कैश में कन्वर्ट कर रही है। सेल्स की हुई है लाख रुपए की, रिकवरी कितनी हो रही है, कितना पैसा वसूल कर रहे हैं, वो इसकी बात हो रही होती है। और टर्नओवर डेज क्या होता है? कितने दिनों में आप पैसा कलेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर्मूला होता है एवरेज ट्रेड डेटर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई 365। आंसर डेज में आएगा। इसका जवाब क्या होगा? लोअर इज़ बेटर। इसका भी कंपैरिजन जो है वो इंडस्ट्री या पास्ट ईयर से कर रहे होते हैं। पहले रेशो में बता रहे हैं कि आपने सेल्स कर दी हुई है, आप पैसा कितना कलेक्ट कर रहे हैं। लाख की सेल्स करते हैं उधार के ऊपर, और आप जल्दी से जल्दी क्या करें? 80,000 रिकवर कर लेते हैं। जितना ज़्यादा रिकवर कर रहे हैं उतना आपके लिए क्या होगा? बेहतर होगा। क्या इसका? आप बैड डेट से बच जाते हैं, आपका कैश जो है वो आउट नहीं होता, आपका कैश साइकिल जो है वो चलता रहता है, आप ऑब्सलीट नहीं हो रहे होते। इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान क्या होता है कि अगर आप कस्टमर के पड़े हुए पीछे, तो कस्टमर कहता है कि यार ये तो हमें रूम ही नहीं दे रहे, तंग कर रहे हैं,
उधार पे सामान नहीं दे रहे, वेट नहीं कर रहे, तो वहाँ पे आपकी नेगेटिव रिव्यूट हो सकती है। और टर्नओवर डेज का मतलब है कितने दिनों में हम पैसा रिकवर करते हैं। ये लॉन्ग पीरियड दे कि पैसे की रिकवरी नहीं होगी, आपका जो है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और तीसरा हमारे पास आता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, हम कितने गुना पेमेंट कर रहे हैं, कितने टाइम्स पेमेंट कर रहे हैं। वो फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। यहाँ पे एग्जाम में थोड़ा सा तंग करते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लेंगे उधार कि हमने उधार पे कितना सामान लिया है, कैश परचेजेस नहीं आएंगी। डेटर्स में हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ उधार की सेल्स, क्रेडिट कैश वहाँ पे भी नहीं आएगा। एग्जामिनर टोटल सेल्स गिवन कर देता है, एग्जामिनर टोटल परचेजेस गिवन कर देता है, कुछ कैश में होती हैं, कुछ हमारी क्या होती हैं, क्रेडिट में होती हैं। हमने इन दोनों रेशोज़ में क्या लेना होता है, जो ऑन क्रेडिट चीज़ें हैं हमने वो लेके चलनी होती हैं। इसका आंसर भी टाइम्स में आएगा, ये लोअर इज़ बेटर है क्योंकि यहाँ पे हमने पे करना है। हम जितना सुकून से पे करेंगे ना उतना हमारे लिए बेहतर होगा। हम उधार पे सामान लेके आए, कल पे कर दिया, हमारा कैश जो है वो आउटफ्लो हो जाएगा, हमें लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ जाते हैं। उधार पे सामान लेके अपने पास रखो, 60 दिन 90 दिन सुकून से पे करना जब आपको रिकवरी आ जाए। बिकॉज एक्चुअली ये होता है कि इनका मानना होता है कि आप सेल्स करने के बाद कस्टमर से पैसे रिकवर करवा लो, वो रिकवर करवाने के बाद क्या करें, आप अपने सप्लायर को पेमेंट करनी चाहिए, आपका अपना पैसा जो है वो नहीं जाना चाहिए। आप सेल्स को जब कन्वर्ट कर गए हैं कैश में, वो कैश रिसीव करने के बाद आप क्या करें, इन्हें पे करें, तो ये चीज़ क्या है सबसे लिए बेहतर है। इसमें आपकी कैश मैनेजमेंट अच्छी होती है और आपको कोई किसी किस्म के लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो फेस नहीं करना पड़ते। अगर ये हायर हो जाए ना, आप जेब से पैसे देना शुरू हो गए हैं, तो आपकी अगर सेल्स स्लो हो गई हैं, आपका टर्नओवर स्लो चल गया इन्वेंट्री, तो फिर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, आपका लिक्विडिटी क्राइसिस शुरू हो जाएगा, जो हमारे मुल्क का हुआ इस वक्त। नहीं, ये चलते हैं इंडस्ट्री नॉर्म्स के मुताबिक 60 से 90 दिन होता है। कलेक्शन 45 डेज की होती है, पेमेंट के लिए आप 60 दिन पे जाते हैं। पेपर इंडस्ट्री के 9 महीने होते हैं, सबसे लंबा गंदा पीरियड पेपर इंडस्ट्री का है। उन्होंने अपना जो सामान होता है उधार पे ले आते हैं और 2-2 साल पेमेंट नहीं कर रहे होते रॉ मटेरियल्स की, वो बहुत एक्सप्लॉटिंग टर्म्स पे काम कर रहे होते हैं। उसके बाद टर्नओवर भी निकालेंगे, इसका जवाब पीरियड पे आएगा। हायर इज़ बेटर कि कितनी देर से हम पैसे पे कर रहे हैं उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बेहतर हो रहा होगा। तो ये हमारे पास टर्नओवर रेशो आ रही होती है। अब इन टर्नओवर रेशो से हम क्या निकालते हैं, बिजनेस साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल निकाल रहे हो, जिसमें हम क्या होते हैं, इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस करते हैं क्रेडिटर डेज, हमारे पास क्या आ जाते हैं, दिन आ जाते हैं कि ये हमारा बिजनेस साइकिल है। इसका मतलब क्या है बिजनेस साइकिल का, कि बिजनेस में स्टॉक लेके आके उसको सेल करके पैसे रिकवर करके क्रेडिटर को पेमेंट करके, ये तमाम साइकिल कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस साइकिल कहला रहा होगा। कितने दिनों में इन्वेंट्री आई, कितने दिनों में इन्वेंट्री को हमने सेल्स में कन्वर्ट किया, सेल्स में कन्वर्ट करने के बाद कितने दिनों में हमने पेमेंट की, कितने दिनों में पेमेंट लेने के बाद कितने डेज में हमने पेमेंट की है। तो जो नेट पीरियड बन रहा होगा वो क्या होगा, बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल होगा। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, हमने बजट किया होता है ना कि यार हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 7 डेज का हो या 80 डेज का हो, उसके रहना चाहिए। या अगर पास्ट ईयर में आपका डेज 53 डेज, उतने ही होने चाहिए। अगर आपके ये इसका मतलब इतने दिनों में आपकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अगर ये डेज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपकी साइकिल देर से कंप्लीट हो रही है। माइट बी द रीज़न इज़ दैट आप इन्वेंट्री देर से कन्वर्ट कर पा रहे हैं, आपको कलेक्शन देर से मिल रही है, ये रीज़न्स हो सकती हैं इसके वर्स होने की। इसके अच्छे होने की रीज़न्स क्या हो सकती हैं, आपकी इन्वेंट्री जल्दी कन्वर्ट हो जाती हैं, आपकी सेल्स जल्दी कन्वर्ट हो जाती हैं, यहाँ जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो डिले हो रही हैं, तो ये रीज़न हो सकती हैं। अगर आप जो क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं अगर वो डिले हैं, इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, पेपर में भी पूछ सकते हैं। 2 नंबर का 3 नंबर का एमसीक्यूज कि जो आपका क्रेडिटर टर्नओवर डेज हैं या हायर मतलब ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या एनीवन
आप पेपर में लिख के आएंगे कि आई एम अज्यूमिंग दैट द नीयत इज़ नॉट साफ, सो दैट्स वाई दिस इज़ वर्स्ट थिंग। पेपर में आपको सबसे बड़ा जिसको कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आपको आगे कोई उधार पे सामान नहीं देगा, कहेगा ये गंदे लोग हैं, सामान ले जाते हैं, पैसे नहीं करते, पेमेंट नहीं करते। नहीं गंदे लोग हैं, ये पेमेंट नहीं करते, पैसे ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, बेच देते हैं, खा जाते हैं, पेमेंट नहीं कर रहे होते। हम जो हमें कहता है IMF वाला, पैसे ले जाते हैं, पेमेंट नहीं करते, आ जाते हैं हार्ट शेप में, अच्छा ये दे दें, पिछले कर दूंगा पे, फिर हमसे ले जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा दोबारा दे दें, पे कर दूंगा। तो हम वो लोग आते हैं, हम उनसे कहते हैं या तो 2 लाख दो, हाँ तो एक तुम्हारा वापस कर देते हैं बीच में से, फिर वो हम वापस करते हैं, फिर हम 3 लेते हैं, फिर एक और वापस कर देते हैं उनको, तो वो भी खुश है, हम भी खुश हैं। उन्हें समझ आने हमसे कर क्या रहे हैं। श्रीलंका फिर भी बच गया था, हम उनको तो गरीब करके जाएंगे जब भी हम डिफ़ॉल्ट हुए, तो रोएगा कि उसने किसको लोन दिया था, किसका वो खैर है, हम लोग वापस करना होता है। हमने सिंपल कहना यार नहीं है, क्या कर लोगे, नहीं क्या कर लोगे, 22 करोड़ की आबादियाँ ले जाओ, जाओ बेच दो, हमें नहीं चाहिए। ये लोग हैं, उसके पास फिर भी कुछ है, रेड बुक्स है, क्या कर लेंगे, मैक्सिमम कुछ नहीं कर सकते, नहीं होता डिफ़ॉल्ट, टेंशन ही लेनी। वो डिफ़ॉल्ट होकर खुद रोएंगे बैठ के, हम तो एंजॉय करेंगे, पैसा ही बहुत है हमारे पास, बहुत पैसा है भाई, तुम्हारी सोच है पाकिस्तानियों के पास। दुबई में जो है ना मरीना, उसके जितने टावर्स हैं उसमें आपका सारा बैठा पाकिस्तानी बैठा हुआ है, बहुत अमीर है पाकिस्तानी, बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। वो तो उसकी वजह से है बिकॉज आपके वहाँ पे ऑफशोर कंपनीज बहुत ज़्यादा हैं, आप वहाँ पे इलीगल मनी पार्क करते हैं जाके दुबई में, जिसके पास इलीगल मनी है जाके दुबई में इन्वेस्टमेंट करते कुछ नहीं कहते थे वो, बट अब शुरू हो गया, वहाँ पे टैक्सेशन आ गई है बहुत हैवी किस्म की, बट पहले नहीं था। अभी भी वहाँ पे इलीगल काम चल रहे होते हैं, हुंडी के कारोबार जितना होता है वहाँ दुबई में हो रहा होता है, वहाँ पे इसके भी कानून नहीं बने हुए, और उनकी नीड भी अगर वो नहीं करेंगे तो कंट्री क्या चलेगा। दुबई शहर है, कंट्री भी नहीं है, उस एक शहर पे आपके पूरे कंट्री सारा कर्ज है, ज़्यादा वो हमसे इंडेटेड है, हम कम में फिर भी परसेंटेज के टर्म्स में, बट वो खुशहाल है। फिर जा रहा हूँ अगले शायद मंथ, फिर जा रहा हूँ अगर टाइम मिला तो। माइट भी प्लान हो कुछ ना कुछ ऐसा वैसा, हु नोस, हु नोस। आपकी सोच यहाँ पे होती है ख़त्म, महदूद, हम यहाँ से शुरू होते हैं। तुम इंटरप्रिटेशन तो पहले कर लो। क्या करें यार, अब हम चलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? रेडिली कैश, कितना जल्दी आप कैश में बेच सकते हैं किसी चीज़ को। लाइक सबसे लिक्विड चीज़ क्या होती है? प्रोसेस करने दें मुझे, सोना लिक्विड कैसे होता है? आईफोन होता है, अगर जैसे टर्म्स में जाने आईफोन है, और उससे भी लिक्विड चीज़ एक और है, गुर्दा, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। अब नहीं आता, 7.5 लाख गुर्दा, 1.5 लाख का नहीं बिकना, तो गुर्दा बेच के आईफोन 10 नहीं आना हमारे पास अब। तो ये रेडिली कन्वर्टेबिलिटी चीज़ें देखते हैं। कैश वो तो है ही लिक्विड, बट उसके अलावा जो कैश कन्वर्टेबल आइटम्स हैं जो आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी बात हमने करनी होती है। नॉर्मली इसमें करंट एसेट्स आते हैं, बिकॉज नॉन करंट एसेट्स जो हैं वो लिक्विड नहीं होते। एसी बेचना हो ना लगभग जाएंगे, इसको बेचना हो तो पैसे दे के बेच के आएंगे इसमें हम लेंगे, मेनली लेते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियोज। वर्किंग कैपिटल, इसमें हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ हैं। मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितने सरप्लस फंड्स पड़े हुए हैं
अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए। जितना हायर होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। जितना आपका वर्किंग कैपिटल सरप्लस में है उतना ही आप बेहतर है, आप अपने डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं, आप बैंकरप्ट नहीं होंगे। बैंकरप्सी यहाँ पे आती है वैसे, जो ना वर्किंग कैपिटल, आप यहाँ पे बैंकरप्ट हो रहे होते हैं कि आपके पास पैसा ही नहीं है, आप चल नहीं रहे। हमारे पास कंट्री में ये मसला है आजकल, सिर्फ फंड मैनेजमेंट का मसला है, इसके अलावा कोई हमारी कंट्री में प्रॉब्लम नहीं है कि हमें डेली बेस के ऊपर फंड नहीं मिल रहे, पैसे हमारे ब्लॉक हैं, कहीं पे फंसे हुए हैं, वो हमारा कंट्री में सही चल जाएगा। हम कंट्री में फेस कर रहे होते हैं रन करने के पैसे। अब इसमें जो दो रेशो आएंगी, एक होगी करंट रेशो जिसे हम कह रहे होते हैं वर्किंग कैपिटल रेशो। इसका फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। आंसर इसका टाइम्स में आएगा। जो रिकमेंडेड रेशो है वो है 2:1। इंटरप्रिटेशन जो है इसका मतलब है कि कितना एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं हमारी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। सिंपल इज दैट, अगर मेरे पास करंट लायबिलिटी 100 रुपये की पड़ी हुई है तो मेरे पास एसेट्स जो है उसके दुगने होने चाहिए। अगर मेरे लायबिलिटीज़ 300 की हैं तो मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो 600 के होने चाहिए, दुगने होने चाहिए लायबिलिटी से। तो इसको भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन करंट एसेट्स से अगर हम बात करें, करंट एसेट्स में क्या कुछ आएगा, प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट होती है, बिकॉज हर करंट एसेट्स जो है रेडिली कन्वर्टेबल कैश। अगर बात डेटर क्या है आपके, रेडिली कन्वर्टेबल कैश है, नहीं दे रहा पैसा, उठा लो बंदा, पैसे भी आ जाएंगे बंदा भी जाएगा है। आप बाकायदा SPVs बनवाते हैं, इन्हें कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। अगर आपके डेटर ज़्यादा हो रहे हैं, आपको रिकवर नहीं हो रहे, आप कंपनीज को अपने डेटर बेच देते हैं, पूरे के पूरे डेटर बिक जाते हैं। कि डेटर है 3 करोड़ के हैं, आप लें खुद कराएं रिकवर, मुझे इसकी कितनी पेमेंट करें 2.5 करोड़ की, आप बेच देते हैं। फिर अगले क्या करते हैं वो उनका सर दर्द है। आप स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के डेटर उनको दे के आप साइड पे हो के अपने रिकवरी करा के बैठ जाते हैं। ये लीगलाइज्ड है, इलीगल नहीं है ये। वो जा चुके हैं हाजी साहब, कुछ फिक्र ना करें। उसके अलावा कौन सा आता है इसमें, कैश आएगा, बैंक आएगा, और कौन सा आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा। कौन सा आएगा सबसे बड़ा, स्टॉक। मेनली ये 4-5 चीज़ें हैं जो किसका पार्ट बन रही है, करंट एसेट्स का पार्ट बन रही हैं। अब इसमें से ये 3 जो है ना, ये तो बड़ी इजीली है, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। लेकिन जो स्टॉक है ये नहीं है। आप स्टॉक को कभी भी चाह के अपने टर्म्स के ऊपर नहीं बेच सकते, अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं बिक सकता। ये बिक सकता है, ये वाहिद चीज़ है जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। अगर आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 2:1 आ रही है, द रीज़न माइट बी कि आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा हो। ये भी रीज़न हो सकती है कि करंट एसेट ज़्यादा होने की रीज़न क्या हो सकती है, आपके पास स्टॉक ज़्यादा पड़ा हो सकता है। आपके जी हमारी तो करंट से बड़ी अच्छी है, बट जब आप एनालिसिस करें और आपका स्टॉक ज़्यादा पड़ा हो, कैश कम हो, डेटर कम हो, तो वो अच्छी नहीं होगी। तो इसका मतलब सिर्फ करंट रेशो की बेसिस के ऊपर आप कभी भी लिक्विडिटी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते कि हम अच्छी पोजीशन में हैं कि हम बुरी पोजीशन में हैं। करंट रेशो की बेसिस के ऊपर लिक्विडिटी के बारे में कभी भी कमेंट नहीं हो सकता। आपको अगर प्रॉपर कमेंट करना है तो आपको क्या चाहिए, एसिड रेशो, क्विक रेशो या लिक्विड टेस्ट रेशो चाहिए होती है। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। मींस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कौन से एसेट्स आ रहे होंगे, इन्वेंट्री के अलावा कैश, बैंक, डेटर से आ रहे होते हैं। एक और चीज़ बताएं, जो प्री पेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी तो हमारे होते हैं करंट एसेट्स, होते हैं ना। प्री पेड एक्सपेंसेस, एडवांस रेंट पे किया एसेट है, एडवांस टैक्स पे किया एसेट है, क्या वो इसमें आएगा, क्यों, ये आंसर, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ये जो प्री पेड एक्सपेंडिचर है ये भाई हो चुके हुए हैं, अब इसमें कैश ना आने ना जाने, तो वे भी इसमें से होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं। अगर वो आप गिवन कहते हैं आपका टोटल करंट एसेट्स 1 लाख रुपए के, उसमें से आपने क्या देखना है, कैश कितना है, बैंक कितना है, डेटर कितने, इन्वेंट्री कितनी है। ये जो प्री पेड एक्सपेंडिचर्स होंगे वो बीच में आप काउंट नहीं कर रहे होंगे इस रेशो को निकालने के लिए। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आप इन्वेंट्री लेस कर देंगे, फिर आपके पास सिर्फ कौन से एसेट्स आएंगे,
जो इन्वेंट्री के अलावा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स वगैरह, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रेशो आएगी, ये होगी करंट क्विक रेशो होगी। इसका आंसर 1:1 होना चाहिए जो बेस्ट रहे। इससे कम जो है वो गलत हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। आइडियल क्या है, 1:1 है। मतलब अगर 100 रुपये की लाइबिलिटी है ना आज, तो हमारे पास 100 रुपये के ही लिक्विड एसेट पड़े हुए हैं, हम वो देके क्या करा सकते हैं, हम इन चीज़ों को रिकवर करा सकते हैं। इंटरप्रिटेशन के इमीडिएटली एज ऑफ नाउ जितनी लाइबिलिटीज़ मेरे पास हैं, मैं अभी इसी वक्त उतने के एसेट बेच के पैसे दे सकता हूँ। मेरे पास अगर लाख रुपये मेरा पेबल है, मेरे पास लाख रुपये का कैश इन हैंड, कैश एट बैंक पड़ा हुआ है, उतनी लाइबिलिटीज़ उतने पैसे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको लेके चल सकता हूँ। तो ये हम इसे लेके चल रहे होते हैं। तो जब भी लिक्विडिटी के बारे में कमेंट करेंगे, आप ये दोनों रेशोज कैलकुलेट करेंगे, करंट रेशो भी, क्विक रेशो भी। करंट रेशो आपकी अच्छी हो सकती है, 2:1 हो सकती है, बड़ी अच्छी है। बट जब आप क्विक रेशो कैलकुलेट करेंगे, फिर फैसला करेंगे कि कंपनी की लिक्विडिटी ठीक है या नहीं है, अदरवाइज नहीं करेंगे। कंपनी की क्या कहते हैं, करंट रेशो है 3:1, आपने कहा ये बड़ा अच्छा है, हमारे पास 3 गुना एसेट्स पड़े हुए हैं। लेकिन जब आप गए तो आपने चेक किया क्विक रेशो वो आ गई 0.5:1। अब आपको लग गया पता कि वो जो 3 गुना एसेट्स हैं, माइट वो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी हमारी तो स्टॉक ही बहुत पड़ा हुआ है, हम तो ख्वाब में बैठे, ख्वाब टूट गए हमारे, हमें आज पेमेंट करनी पड़ जाए, हमारे पास अब पैसे ही नहीं है। हमारे पास क्या चीज़ पड़ी हुई है, जस्ट स्टॉक पड़ा हुआ था। तो फिर जब आप दोनों को इकट्ठे इंटरप्रेट करेंगे, देन आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सही होगी कि एज ऑफ नाउ हमारी करंट रेशो बड़ी अच्छी है, लेकिन हमारी क्विक रेशो बता रही है कि हालात इतने अच्छे नहीं है। 0.5:1 का मतलब क्या है कि अगर लाख रुपए की मैंने आज लाइबिलिटीज पे करनी है, मेरे पास सिर्फ 50,000 कैश पड़ा हुआ है, ये इसका मतलब है। तो सिर्फ और सिर्फ करंट रेशो अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि हम बड़े अच्छे मूड में चल रहे हैं। जब आपको क्विक रेशो पता चल जाएगी, नाउ यू विल एबल टू कमेंट कि हम कितने अच्छे पे हैं या कितने अच्छे पे नहीं है। तो जब भी लिक्विडिटी की आपने क्या करनी होती हैं, एक साथ इंटरप्रेट करनी होती हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कितनी गेयर्ड अप है, गेयर्ड अप का मतलब है कि उसने कितना लोन लिया हुआ है, उसके टोटल इक्विटी का कितने % लोन के ऊपर मुश्तमिल है। जितनी रेशो ज़्यादा होगी उतनी कंपनी गेयर्ड अप होगी, उतना उस कंपनी के लिए लोन लेना क्या होगा, मुश्किल होगा। जितनी ये कंपनी का लोन कम होगा, उतनी वो कंपनी लो गेयर्ड होगी, उसके लिए उतना लोन लेना क्या होगा, आसान होगा। इसका फॉर्मूला जो आता है हमारे पास, लॉन्ग टर्म लोन सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे टोटल इक्विटी के ऊपर, इसका आंसर परसेंटेज में आएगा। जितनी ये, अगर आंसर 100% ज़्यादा है इसका मतलब हाईली गेयर्ड अप है, अगर 100% से कम है तो लोअर गेयर्ड अप है। अगर आपकी कंपनी हाईली गेयर्ड अप है तो आपको कभी भी बैंक लोन नहीं देंगे, आप बैंक लोन देते हुए आपको हेजिटेट करेंगे। अगर ये लो रेशो पे खड़ी हुई है, फिर आप जाके बैंक से लोन वगैरह ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके साथ एक और आती है इंटरेस्ट कवर रेशो। इंटरेस्ट कवर रेशो में हम देख रहे होते हैं कि आप कंपनी का इंटरेस्ट कितना पे कर सकते हैं, उसके पास कितनी सेल्स हैं जो इंटरेस्ट को बेयर कर सकती हैं, वो आपकी इंटरेस्ट कवर रेशो कहलाती हैं। ये जो गियरिंग रेशो है, इसको कैलकुलेट करने के 2 फार्मूलाज होते हैं। पहले वाले फार्मूला या सेकंड वाले फार्मूला, दोनों की इंटरप्रिटेशन जो है बिल्कुल सेम होती है, दोनों की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सेम है। बट पहले वाले फार्मूला में आंसर आपका अबव 100 अगर आ जाए तो हाईली गेयर्ड अप है, दूसरे वाले फार्मूला में अगर आपका आंसर अबव 50% आ जाए तो क्या होती है, ये हाईली गेयर्ड अप कहला रही होती है। तो ये है आपकी गियरिंग रेशो। उसके बाद है इंटरेस्ट कवर रेशो। इसमें हम लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस पे। इस पे हम देखना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है या कितने गुना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है जो हमारे इंटरेस्ट को पे कर सकता है। जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा, हम इंटरेस्ट अपना ईजिली पे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारी रेशोज़ जो हैं वो इसकी हो गई है। आज मैं लेट था, वरना मैंने इसे क्वेश्चंस करवा देने थे, कल इसके मैं कुछ क्वेश्चंस करवा के फिर मैं आगे मूव करूँगा, ठीक है। कहाँ ऊपर जाकर रिसीव हो रहे होते हैं, जब वो रिकवरी होती है उसका अलग चीज़ होता है। यहाँ पे हमने एवरेज डेटर लेने हैं ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग क्लोजिंग दैट्स इट। जो रिकवरी होती जाती है वो हमारी अदर इनकम में है, तो कभी भी डेटर के लोड में सेटलमेंट नहीं हम कर रहे।